Hello, future scientists. Welcome to part 4 of our core concept decoding series and PYQ decoding series. पिछले पार्ट में आपका रिस्पॉन्स और डेडिकेशन देखकर मजा आ गया। अब हम एक नए लेवल पर जा रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये टॉपिक आजकल CSR नेट का नहीं बल्कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का हॉट फेवरेट है। देखने में एक लाइन का क्वेश्चन है, पर चलिए अपने उसी सिग्नेचर फ्लो में इसके अंदर छिपे कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी और यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी के ओवरलैप से उठाया गया है, स्पेसिफिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीनोम एडिटिंग वाले सेक्शन से। अगर आप प्राइमोस एंड टाइमन या वॉटसन की रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली बुक उठाओगे तो उसके पहले ही पेज पर क्रिस्पर की हिस्ट्री और उसके नेचुरल ओरिजिन के बारे में यही एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन सिंपल सा फैक्ट पूछ रहा है। आज हम जो रिवोल्यूशनरी जीनोम एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस 9 लैब्स में यूज कर रहे हैं, वो नेचर में एक्चुअली कहाँ से आया, उसका ओरिजिन, बायोलॉजिकल काम क्या होता है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। नेचर में बैक्टीरिया को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? बैक्टीरियोफाज से। जब एक बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है और अपना वायरल डीएनए अंदर डालता है, तो बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स यूज करता है। बैक्टीरिया उस वायरल डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर अपने खुद के जीनोम यानी कि क्रिस्पर एरे में सेव कर लेता है, जैसे एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का मग शॉट। अगली बार जब वही सेम बैक्टीरियोफाज अटैक करता है, तो बैक्टीरिया एक गाइड आरएनए बनाता है और उसे कैज 9 नाम के मॉलिक्यूल सीजर के एंजाइम को दे देता है। केज 9 उस गाइड आरएनए की मदद से वायरल डीएनए को पहचानता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यानी क्रिस्पर ओरिजिनली बैक्टीरिया को अपना पर्सनल डिफेंस सिस्टम है और उन वायरस को मारने के लिए एक तरीका। कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस पे। ऑप्शन वन, अन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ लोअर यूकेरियोट्स। हमने अभी डिस्कस किया, ये बैक्टीरिया यानी कि प्रोक्यूरियोट्स का मैकेनिज्म है, यूकेरियोट्स का नहीं है। यूकेरियोट्स में आरएनए इंटरफेरेंस जैसे डिफेंस होता है, पर क्रिस्पर नहीं, इसलिए ये सेगमेंट स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन टू, अ बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि हमने कोर कॉन्सेप्ट में पढ़ा, ये उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। क्रिस्पर एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है जो बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज से बचाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन थ्री, अ स्पेशलाइज्ड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मशीनरी इन यूकेरियोट्स। हम लैब में क्रिस्पर का यूज करके यूकेरियोट्स में डीएनए कट करते हैं और उसके बाद सेल खुद होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से उस कट को रिपेयर करता है, जिसे एडिटिंग होती है। लेकिन क्रिस्पर नेचुरली यूकेरियोट्स के मशीनरी का नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है, ओरिजिन नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन फोर, ट्रांसपोसोम्स इंसर्शन मशीनरी इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसपोसोम्स जंपिंग जीन्स अलग मैकेनिज्म यूज करते हैं अपनी जगह बदलने के लिए। क्रिस्पर वायरल डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, जंपिंग जीन्स को इंसर्ट नहीं करता, इसलिए ये भी गलत है। इस सॉलिड एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर टू। और अब देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैप। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत ही स्मार्टली आपके करंट नॉलेज को, हिस्ट्री को मिक्स करके ट्रैप बनाया है। आजकल हर दूसरा रिसर्च पेपर या न्यूज आर्टिकल क्रिस्पर ह्यूमन सेल या क्रिस्पर इन प्लांट के बारे में बात करता है। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट क्रिस्पर को यूकेरियोटिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग से इतना ज्यादा एसोसिएट कर चुका है कि वो उसकी असली प्रोकैरियोटिक ओरिजिन भूल जाता है। एग्जाम प्रेशर में स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इसे यूकेरियोट जीनोम एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, तो शायद ये वही का फिनोमिना होगा और ट्रैप में फंस जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, चाहे टूल कितना भी एडवांस क्यों ना हो, CSI नेट हमेशा उसके बायोलॉजिकल रूट्स और उसके बेसिक प्रिंसिपल को ही टारगेट करेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी और एवोल्यूशन का कमाल का कॉम्बिनेशन है ये सवाल। अगर आपने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है। तो बिना किसी देर के अपने उसी फ्लो में इसे डिकोड करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से लिया गया है। स्पेसिफिकली बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक से। दरअसल ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि पॉल रेने द्वारा 1998 में किया गया एक बहुत ही फेमस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टैंडर्ड्स बुक जैसे कि मार्क रिडली या फुटुयामा में एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन के चैप्टर में इस सुडोमोनास फ्लोरोसेंस वाले एक्सपीरियंस का जिक्र जरूर मिलता है। आप वहां से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे हमने सुडोमोनास फ्लोरोसेंस बैक्टीरिया को एक लिक्विड कल्चर में स्टैटिक लंबे समय तक ग्रो किया। अब क्योंकि कल्चर स्टैटिक है, तो टेस्ट ट्यूब में एक ऑक्सीजन ग्रेडियंट बन जाएगा। ऊपर सरफेस पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा और बॉटम में सबसे कम। कुछ टाइम बाद एक ही एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया तीन अलग अलग मॉर्फोलॉजी में डिवाइड हो जाएंगे, ताकि वो अलग अलग जगह पर यानी कि अलग अलग नीश पर रह सके। पहला आएगा विंकी स्प्रेंडर, जिन्होंने ऊपर ऑक्सीजन रिच सरफेस पर बायोफिल्म बना दी है। दूसरा आएगा स्मूथ मॉर्फो, जो नीचे ऑक्सीजन पुअर बॉटम में फ्रीली तैरते रहते हैं। और तीसरा है फजी टाइप्स, जिन्होंने बीच का इंटरमीडिएट जोन पकड़ लिया है। और कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ, जो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर बहुत तेजी से अलग अलग फॉर्म में डाइवर्सिफाई होता है, ताकि वो अलग अलग इकोलॉजिकल नीश को ऑक्यूपाई कर सके। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली exactly. इसे ही तो एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डार्विन की फिंचेस अलग अलग आइलैंड्स पर अलग अलग पीक्स के साथ इवॉल्व हुई थी। बस फर्क इतना है कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर माइक्रोब्स के साथ हो रहा है। देखिए, कोर कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर होता है। अब करते हैं हम ऑप्शन एनालिसिस और बाकी के ऑप्शंस को करते हैं एलिमिनेट। ऑप्शन वन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक प्योरली रैंडम प्रोसेस है जो चांसेस इवन पर डिपेंड करता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया का अलग अलग जोन में जाना है, वो रैंडम नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन की नीड के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन का एक नतीजा है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन टू, अडेप्टिव रेडिएशन इनटू डिफरेंट माइक्रोहेबिटाट। जैसा कि हमने कोर कॉन्सेप्ट में समझा, एक एंसेस्ट्रल से अलग अलग माइक्रोहेबिटाट्स जैसे टॉप बॉटम एंड मिडल के लिए अडेप्ट होना ही अडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यही है सही आंसर। अब आते हैं ऑप्शन थ्री यानी को इवोल्यूशन पर। को इवोल्यूशन तब होता है जब दो अलग अलग स्पीसीज जैसे प्रीडेटर प्रे या प्लांट पोलिनेटर एक दूसरे पर सिलेक्शन प्रेशर डालती है और साथ साथ इवॉल्व होती है। यहाँ एक ही स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल रही है, इसीलिए इसे कोविल्यूशन बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये आंसर हो गया आपका गलत। ऑप्शन फोर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तब होता है जब अनरिलेटेड मतलब अलग अलग स्पीसीज एक जैसा ट्रेट डेवलप कर रही हो, जैसे बर्ड्स और बैट के पंख। ऑप्शन में साफ लिखा है ये सारे मॉर्फ एक ही सुडोमोनास फ्लोरोसेंस से आए हैं, तो ये तो अनरिलेटेड नहीं है ना, इसलिए ये भी गलत है। इस सॉलिड एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर टू। और अब देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैप। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया है जो सिर्फ डेफिनेशन रटे थे और उसको अप्लाई करना नहीं जानते। एग्जामिनर जानता है कि ज्यादातर स्टूडेंट एडेप्टिव रेडिएशन सुनते हैं और सिर्फ गैलापागोस आइलैंड का बर्ड या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि एडेप्टिव रेडिएशन सिर्फ बड़े जानवर में हजारों साल में होता है। ट्रैप ये था कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ दिनों में होने वाला बैक्टीरियल डाइवर्सिफिकेशन को स्टूडेंट क्या नाम देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एडेप्टिव रेडिएशन का रियल मतलब नीश फीलिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब में हो या एक बड़े से आइलैंड में, तभी आप इस आसान से सवाल को फोड़ पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। यह क्वेश्चन सेल सिग्नलिंग के एक बहुत ही शानदार और कॉन्सेप्चुअल बाउंसर है। देखने में चार छोटे छोटे ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं तो नेगेटिव मार्किंग पक्की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको अपने उसी
सिग्नेचर फ्लो में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये क्वेश्चन सवाल सीधा यूनिट 4 यानी कि सेल से कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से लिया गया है। ब्रूस अल्बर्ट या काप जैसे स्टैंडर्ड बायोलॉजी बुक्स में इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन या डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग पाथवे के चैप्टर्स में इन चारों मॉलिक्यूल्स का डिटेल जिक्र होता है। वहीं से कॉन्सेप्ट को मिक्स करके यहाँ पर फ्रेम किया गया है और कुछ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल नेबरिंग यानी कि पड़ोसी सेल्स को डायरेक्टली सिग्नल ट्रांसड्यूस नहीं करता है? यहाँ नॉट लिखा है, ध्यान दीजिए से। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है इंट्रासेल्युलर वर्सेस इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। जब एक दूसरे सेल से बात करता है तो 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 वो या तो कोई केमिकल रिलीज करता है जो दूसरे सेल्स पर जाकर बाइंड करे, जैसे कि पैराक्राइन सिग्नलिंग या फिर सिनेप्टिक सिग्नलिंग, या फिर दोनों सेल एक डायरेक्ट चैनल यानी कि टनल के थ्रू जुड़ जाते हैं ताकि सिग्नल पास हो सके, जैसे कि जुट्साक्राइन या फिर गैप जंक्शन। हमें उस एक मॉलिक्यूल को ढूंढना है जो इन दोनों में से कोई काम नहीं करता हो, बल्कि सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर रहकर अपना काम करता हो। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो अब बात करते हैं हम ऑप्शन एनालिसिस पर। ऑप्शन वन, बीटा कैटेनिन। यह एक इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है जिसके सेल में दो रोल्स होते हैं। पहला, ये एथेरेंस जंक्शन में ई कैडेनिन को एक्टिन साइटोसिलेशन से जोड़ता है सेल के अंदर से। दूसरा, डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग पाथवे में ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑन करता है। ये कभी भी सेल के बाहर निकलकर दूसरे सेल को सिग्नलिंग नहीं भेजता। ये सिग्नल को रिसीव करके आगे बढ़ाता है अपने ही सेल के अंदर। तो ये नेबरिंग सेल को डायरेक्टली सिग्नल ट्रांसड्यूस नहीं करता। इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन टू, कॉनेक्सिन। कॉनेक्सिन प्रोटीन मिलकर गैप जंक्शन बनाते हैं। ये तो पड़ोसी सेल के बीच डायरेक्ट टनल होते हैं ना, जिसे आयंस और छोटे सिग्नल मॉलिक्यूल्स यानी कि कैल्शियम या सीएमपी डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल्स में जाते हैं। ये तो डायरेक्टली ट्रांसड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्शन एब्सोल्युटली गलत है। ऑप्शन थ्री, BMP7, बॉन्ड मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 7 एक सीक्रेटेड सिग्नलिंग फैक्टर लिगांड है जो TGF बीटा फैमिली से बिलोंग करता है। एक सेल इसे बंकर बाहर निकालता है और ये नेबरिंग सेल्स के रिसेप्टर पर जाकर उन्हें सिग्नल देता है। ये पैराकाइन सिग्नलिंग का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फोर, डोपामाइन। ये एक बहुत फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है। एक न्यूरॉन इसे साइनेप्स में रिलीज करता है और ये डायरेक्टली पड़ोसी न्यूरॉन के रिसेप्टर पर बाइंड करके सिग्नल पास करता है। यही भी इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। इस क्लियर कट एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर वन। आखिर में आते हैं द एग्जामिनर ट्रैप पर। इस सीक्वेंस में एग्जामिनर ने बहुत ही क्लेवर ट्रैप सेट किया है ऑप्शन वन को लेकर। एग्जामिनर जानता है जब स्टूडेंट सेल जंक्शन पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं कि एडरन जंक्शन दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं और वहां बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होता है। इसी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से एग्जाम प्रेशर में स्टूडेंट सोचेगा, अरे बीटा कैटेनिन तो सेल जंक्शन पर होता है पड़ोसी सेल के साथ, तो ये जरूर सिग्नल देता होगा। लेकिन ट्रैप यही था, इस सेल को एक्चुअली में ई गैदरिंग जोड़ रहा होता है। बीटा कैटेनिन सिर्फ उस ई गैदरिंग को सेल के अंदर पकड़ के रखता है, वो पड़ोसी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। इसलिए सेल बायोलॉजी पढ़ते वक्त प्रोटीन की एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी मेम्ब्रेन टोपोलॉजी विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। यही डिटेल आपको भीड़ से अलग करेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बाउंसर की तरफ। ये क्वेश्चन डेवलपमेंट बायोलॉजी और जेनेटिक्स का एक क्लासिकल लूज ऑफ फंक्शन लॉजिक टेस्ट है। देखने में एकदम छोटा सा लगता है पर दिमाग घुमा देता है अगर आप सही लॉजिक से सोचो। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको अपने स्टाइल में डिकोड करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की।
तो ये क्वेश्चन यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी और यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी का इंटरसेक्शन से आता है। गिलबर्ट की डेवलपमेंट बायोलॉजी बुक में जब हम जेनेटिक रेगुलेशन और सेल सेल इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो ऐसी नॉकआउट या डिलीशन सिचुएशन पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट रोज काम हो, होते हैं। ये स्पेसिफिकली एक डायरेक्ट लॉजिकल एप्लीकेशन का सवाल है। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपिंग माउस का ब्रेन में दो पड़ोसी सेल है, सेल ए और सेल बी। जब हम सेल ए में से एक जीन YFG को डिलीट कर देते हैं तो उसके बगल वाले सेल बी का नंबर अचानक 5x यानी बढ़ जा रहा है। पूछा गया है कि नॉर्मल कंडीशन में जब YFG अपने जगह पर प्रेजेंट था तब वो क्या काम कर रहा था। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट लगता है लूज ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का रिवर्स लॉजिक। ध्यान से सोचो और एक सिंपल एनालॉजी लगाओ। जब पुलिस स्टेशन से पुलिस यानी कि YFG जीन चली जाती है तो एरिया में चोर यानी कि बी सेल बढ़ जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब ये है कि नॉर्मल हालत में पुलिस चोरों को कंट्रोल में रखती है, यानी वाइल्ड टाइप सेल ए में YFG जीन कुछ ऐसा सिग्नल भेज रहा है जो सेल बी की ग्रोथ को दबाकर यानी इनहिबिट करके रखता है। जैसे ही सिग्नल बड़ा बंद हुआ, सेल बी तेजी से डिवाइड होने लगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर एंड लॉक हो गया होगा आपके दिमाग में। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस की। ऑप्शन वन, इट proliferates बी proliferation। अगर नॉर्मल YFG बी को बढ़ावा देता यानी प्रमोट करता होता तो YFG को डिलीट करने पर बी सेल का नंबर कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि बढ़ने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन यहाँ तो बी बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन टू, इट हैज नो रोल इन बी पॉलिफिरेशन। अगर इस जीन का कोई रोल नहीं होता तो इसके होने या ना होने से बी के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर यहाँ पर 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्लियरली बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन थ्री, इट इनहिबिट्स बी पॉलिफिरेशन। जैसा हमने एक और कॉन्सेप्ट पुलिस चोर वाले लॉजिक में समझा, YFG नॉर्मली बीस को बढ़ने से रोकता है यानी इनहिबिट करता है, तभी तो उसके हटने पर भी आजाद होकर तेजी से बढ़ने लगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन फोर, इट इंक्लूड्स YFG एक्सप्रेशन इन बी सेल। क्वेश्चन में सिर्फ सेल ए से जीन डिलीट करने पर सेल बी के नंबर बढ़ने की बात हुई, उसके अंदर स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन की बात तो हुई भी नहीं है। यहाँ पे ये एक अननेसेसरी अजम्पशन है, इसलिए ये भी गलत है। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्स लॉजिक से हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर थ्री। और आखिर में देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैप। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली आपके दिमाग से डबल नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पर ट्रैप सेट किया है। एग्जाम के स्ट्रेस में जल्दबाजी में बच्चे सीधा सोचते हैं YFG डिलीट हुआ, बी बढ़ गया, ओके, मतलब YFG और बी का पॉजिटिव रिलेशन है, वो उसको बढ़ाता होगा। वो लोग सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन लगाते हैं और ऑप्शन वन टिक कर देते हैं, बिना ये सोचे कि क्वेश्चन में म्यूटेंट का इफेक्ट दिया है और वाइल्ड टाइप का फंक्शन पूछा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में एक यूनिवर्सल रूल हमेशा याद रखना, जो भी रिजल्ट किसी जीन की डिलीशन या नॉकआउट से मिल रहा हो, नॉर्मल वाइल्ड टाइप जीन हमेशा उसका एग्जैक्टली उल्टा काम करता है। यही स्मार्ट थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको नेगेटिव मार्क्स से बचाती रखती है। ऑल राइट, सो हमने पार्ट फोर के चार चार क्वेश्चंस देख लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो चलिए इसको वही एनर्जी के साथ कवर कर लेते हैं ताकि अपनी सीरीज एकदम कंप्लीट और फ्लोलेस रहे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इकोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी यानी कि यूनिट 10 और 12 के इंटरेक्शन से आता है, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंडियन इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन। CSI नेट रिसेंट ईयर्स में करंट लॉज और रिसेंट अमेंडमेंट्स पर काफी क्वेश्चन टारगेट कर रहा है। ये दिखता है कि आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी नहीं बल्कि रिसेंट इकोलॉजिकल पॉलिसीज से भी अपडेटेड रहना पड़ेगा।
क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022। सबसे पहले अपने दिमाग में अलार्म बजना चाहिए, कीवर्ड नॉट देखकर। कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का लेटेस्ट 2022 अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट का मेन गोल था पुराने एक्ट को सिंप्लीफाई करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना। हमें बस वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जो इस 2022 वाले अपडेट का हिस्सा नहीं है। चलो एक एक करके ऑप्शन को पोस्टमार्टम करते हैं। ऑप्शन सबसे पहले आते हैं ऑप्शन 2 पर, रैशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओरिजिनल WPA 1972 ने 6 शेड्यूल्स होते थे। 2022 अमेंडमेंट में इनको रैशनलाइज करके सिर्फ 4 शेड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये ऑप्शन का कॉन्सेप्ट सही है। बट अब आते हैं ऑप्शन 3 के बारे में, रेगुलेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ये भी ट्रू है। इस अमेंडमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सप्लिसिटी पावर दी है टू रेगुलेट और बैन द इम्पोर्ट, ट्रेड एंड पोजेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो हमारी नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। ऑप्शन 4, रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ साइट्स। ये इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट्स है। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को फॉर्मली इंडिया के लॉ में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मोस्टली लगा गया था। ये भी ट्रू है। ऑप्शन 1, इंक्लूजन ऑफ न्यू शेड्यूल डेजिग्नेटिंग सम स्पीसीज एज अ वर्मिन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है एंड देयरफॉर यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओरिजिनल WPA 1972 में वर्मिन के लिए एक अलग शेड्यूल 5 था। 2022 अमेंडमेंट ने रीशेड्यूलर्स को रैशनलाइज करते वक्त इस शेड्यूल को ही रिमूव कर दिया। तो नया शेड्यूल इंक्लूड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए सही बैठता है क्योंकि ये 2022 का अमेंडमेंट में नहीं था। एग्जाम, अब बात करते हैं एग्जामिनर ट्रैप की। एग्जामिनर ने यहाँ बहुत ही स्मार्टली खेलने की कोशिश की है। पहला ट्रैप वर्ड था नॉट, जिसे एग्जाम की स्ट्रेस में स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं और फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट देकर टिक कर आते हैं। दूसरा ट्रैप था वर्ड वर्मी। जिन्होंने WPS सुपरफिशियल पढ़ा है उन्होंने पता होगा कि वर्मिंग WPA से रिलेटेड है। उन्हें लगेगा कि हाँ अमेंडमेंट में इसका लिए नया शेड्यूल लाया होगा। एग्जामिनर प्रिसाइजली आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आपको पता है कि नहीं शेड्यूल ऐड नहीं बल्कि डिलीट हुआ है। सो स्टे शार्प। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एनिमल फिजियोलॉजी का एक बहुत ही डायरेक्ट, फैक्चुअल और हाई स्कोरिंग सवाल है। अगर आपने रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो ये सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डिकोड इट। बात करें इसके क्वेश्चन ओरिजिन की तो ये क्वेश्चन सीधा यूनिट 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से आया है, स्पेसिफिकली एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट से। न्यूटन एंड हॉल जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में मेंस्ट्रुअल एंड साइकिल्स के बीच का डिफरेंस समझते वक्त टाइप्स ऑफ ओव्यूलेशन पर एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जहां से ये डायरेक्ट फैक्ट उठाया गया है। आप उसे वहां से पढ़ सकते हो। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है कि जानवरों में किसमें रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन नॉर्मल तौर पर देखा जाता है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है कि मैमेलियन फीमेल्स में ओव्यूलेशन मेनली 2 तरह से होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन में ओव्यूलेशन एक फिक्स हार्मोन साइकिल जैसे टाइम बेस्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से होता है, चाहे मैटिंग हो या ना हो। लेकिन उन इंड्यूस या रिफ्लेक्स थोड़े अलग होते हैं। इनमें फीमेल्स तब तक ओव्यूलेट नहीं करती जब तक एक्चुअली फिजिकल मैटिंग ना हो। मैटिंग का फिजिकल स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है जिसे GnRH और फिर LH सर्ज होता है और तब जाकर ओव्यूलेशन होता है। हमें बस इस कैटेगरी का एग्जाम्पल पहचानना है। कॉन्सेप्ट दिमाग में लॉक हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 1, रैट्स। रैट्स
में इस्ट्रोसाइकल होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है, टिपिकली 4 से 5 दिन का। उन्हें ओव्यूलेशन के लिए मेटिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन टू, मंकी। मंकी प्राइमेट्स में ह्यूमंस की तरह प्रॉपर स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो ये भी गलत है। कैट्स। कैट्स, रैबिट्स और कैमल्स क्लासिकल एग्जांपल्स है रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर्स के। नेचर ने इनको ऐसी फालोजेनी दी है ताकि जब एक्चुअल मेटिंग हो तभी एग्स रिलीज हो र- और रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो सके। ये फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन फोर, ह्यूमंस। हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमंस स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स होते हैं, रिफ्लेक्स नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इस क्लियर फैक्चुअल एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर 3, कैट्स। और आखिर में देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैप। इस सवाल में कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं था। ट्रैप प्योरली प्योरली मेमोरी और क्लासिफिकेशन का था। अक्सर स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में मेंस्ट्रुअल यानी कि ह्यूमन एंड मंकीज और स्ट्रॉन्स मतलब रेट्स एंड माइस साइकिल्स पढ़कर चले जाते हैं, पर एक्सेप्शनल को इग्नोर कर देते हैं। एग्जामिनर जानता है कि अगर आपको एग्जाम्पल क्लियरली याद नहीं हो है तो आप रेट्स और कैट्स के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्राइमेट्स तो आप एलिमिनेट कर चुके होंगे। सीएसआई नेट एक टॉप रैंक का जेआरएफ सिक्योर करने का बहुत बड़ा सीक्रेट यही है कि फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी पढ़ते वक्त आपके पास ऐसे क्लासिकल एनिमल एग्जांपल्स का एक शॉर्ट कंपैरिजन चार्ट हमेशा हैंडली होना चाहिए, तभी ऐसी सिली मिस्टेक से बचा जा सकता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन सेल सिग्नलिंग और न्यूरोफिजियोलॉजी का एक दमदार मिक्सर है। अगर आपने जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके दिमाग के सारे रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा। पर घबराने की जरूरत नहीं है, अपने उसी सिग्नेचर स्टाइल में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे बड़ा सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग और यूनिट 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल के इंटरसेक्शन से लिया गया है, स्पेसिफिकली न्यूरोट्रांसमीटर एंड देयर रिसेप्टर वाले टॉपिक से। अगर आप न्यूरो साइंस के लिए मार्क एफ बियर या सेल बायो के लिए ब्रूस अल्बर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे और रिसेप्टर सब टाइप्स का एक पूरा चार्ट मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली उसी चार्ट की मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। अब आता है क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों मेटाट्रॉफिक रिसेप्टर में से कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेटर होने पर सेल के अंदर CAMP के लेवल को इंक्रीज करता है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है GPCR मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर की जी प्रोटीन कपलिंग। दिमाग में एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाओ। GS कपल रिसेप्टर एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं जिसे इंट्रासेल्युलर CAMP बढ़ता है। GI कपल रिसेप्टर एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है जिससे CAMP कम होता है। और GQ कपल रिसेप्टर फोटो फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है जिसे IP3 टैग और इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ता है। हमें क्वेश्चन में वो रिसेप्टर ढूंढना है जो CMP बढ़ाता है, यानी हमें प्रैक्टिकली GS कपल रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करना है। चलिए ऑप्शन एनालिसिस और हर एक रिसेप्टर की फैमिली को डिकोड करते हैं। ऑप्शन वन, एम ग्लू R5। ये मेटाट्रॉफिक ग्लूटामेट रिसेप्टर फैमिली का पार्ट है। एम ग्लू आर को ग्रुप में बनता एम ग्लू आर को ग्रुप में बनता जाता जाता है। ग्रुप हमेशा GQ कपल्ड होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। 5HT2A ये सेरोटोनिन का रिसेप्टर है। सेरोटोनिन रिसेप्टर की फैमिलीज में 5H2 फैमिली के सारे मेंबर्स GQ कपल्ड होते हैं, तो जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में काम करते हैं, इसलिए ये भी गलत है। 5HT4
सेरोटोनिन रिसेप्टर की लिस्ट में 5HT4, 5HT6 और 5HT7 फैमिली एक्सक्लूसिवली जीएस कपल होती है, यानी सब इन पर सेरोटोनिन बाइंड करते हैं, तो सेल के अंदर सीएमपी लेवल का लेवल बढ़ जाता है। यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। M5 ये मुस्केरिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर है। इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक याद रखो, ऑड नंबर वाले रिसेप्टर्स M1, M3, M5 हमेशा GQ कपल्ड होते हैं, और इवन नंबर वाले यानी M2, M4 GI कपल्ड होते हैं। M5 ऑड है तो GQ है, इसलिए ये भी गलत है। इस थॉरली एनालिसिस से हमने सही आंसर निकाल लिया है, और वो है ऑप्शन नंबर 3। आखिर में देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैप। इस सवाल में कोई लंबी रीजनिंग नहीं थी। ट्रैप प्योरली मेमोरी ओवरलोड और सब टाइप कंफ्यूजन का था। एग्जामिनर जानता है कि बच्चे में रिसेप्टर का नाम तो याद कर लेते हैं, पर उसके सब टाइप जैसे 2A, 4, 5 छोड़ देते हैं। एग्जाम प्रेशर में 5HT2A और 5HT4 बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर आपको उनकी स्पेसिफिक जी प्रोटीन कपल याद नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। एक रैंकर हमेशा ऐसे स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन को ट्रिक या ग्रुपिंग से याद रखता है, यानी छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम में हॉल में आपका टाइम और मार्क्स दोनों ही बचाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाउंसर क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर दिए गए इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये जंपिंग जीन यानी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से जुड़ा एक बहुत ही क्लासिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखने में आसान लगता है, पर इसमें टर्म्स का एक ऐसा मायाजाल है जो अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। तो चलिए अपने उसी सिग्नेचर फ्लो में इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस और यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी के ओवरलैप से आता है, जहां हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ते हैं। अगर आप वॉटसन या वीवर जैसे स्टैंडर्ड्स बुक्स में ट्रांसपोजोन्स का चैप्टर खोलेंगे, तो पहले ही पेज पर ट्रांसपोजोम्स की एनाटॉमी का एक डायग्राम होता है। ये पूरा सवाल सिर्फ उसी एक बेसिक डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। आप बुक में से ये वस्तु पढ़ सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के दोनों एंड पर जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी इनकरेक्ट है। दिमाग की बत्ती जलाओ और कौन कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करो। एक डीएनए ट्रांसपोजोम्स के मेनली दो हिस्से होते हैं। बीच में ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाने वाला जीन होता है, और उसके दोनों किनारों पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। ये टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स ट्रांसपोसोम्स को अपना ओरिजिनल हिस्सा होते हैं, बिल्कुल उसके हाथ पैर की तरह। ट्रांसपोजेज एंजाइम इन्हीं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स यानी TIRS को पहचानता है और कट लगाता है, ताकि ट्रांसपोसोम्स जंप कर सके। इसके इसीलिए जब ट्रांसपोसोम मूव करता है तो ये TIR उसके साथ मूव करता है, लेकिन जब ट्रांसपोसोम्स होस्ट डीएनए में किसी नई जगह पर इंसर्ट होता है, तो वो होस्ट के डीएनए में एक छोटा सा कट लगाता है, जिसके जिसके फील होने पर होस्ट डीएनए का कुछ हिस्सा डबल हो जाता है। उन्हें हम फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स या टारगेट साइट डुप्लीकेशन कहते हैं। ये ट्रांसपोसोम्स का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि इंसर्शन के टाइम होस्ट डीएनए में जनरेट होते हैं। हमारा क्वेश्चन TIRS के बारे में है, डायरेक्ट रिपीट्स के बारे में नहीं। कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस की। ऑप्शन 1, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि रिपीट्स ट्रांसपोसोम्स का हिस्सा नहीं होते, बल्कि जीनोम में इंसर्शन के टाइम जनरेट होते हैं। जैसा हमने अभी कोर कॉन्सेप्ट में समझा, ये डेफिनेशन टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स की नहीं, बल्कि टारगेट साइट डुप्लीकेशन की है। TIR तो ट्रांसपोसोम्स का अपना इंटीग्रल पार्ट होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रांसपोसोम इन्वर्टेड रिपीट्स के लिए गलत है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2,
ये कहता है कि रिपीट्स जीनोम में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही। ट्रांसपोजोन इन्वर्टेड रिपीट्स ट्रांसपोजोम्स की ओरिजिनल पोजीशन के पार्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 3, ये कहता है कि रिपीट्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के साथ साथ मूव करते हैं। ऑब्वियसली अगर वो उसके अपने हाथ पैर है तो जहां ट्रांसपोजोम जंप करेगा, टीआईआर भी वहीं जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन 4, ये कहता है कि जंपिंग प्रोसेस के लिए सिर्फ एक फंक्शनल ट्रांसपोजेस और रिपीट्स काफी है। ये जेनेटिक्स का एकदम सटीक रूल है, चाहे नॉन ऑटोनोमस एलिमिनेट ही क्यों ना हो। अगर उसके पास टीआईआर है और उसे यूज बाहर कर ट्रांसपोजेस मिल जाए तो वो जंप कर जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्योंकि स्टेटमेंट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो हमारा सही सवाल का आंसर, इस सवाल में आंसर को मिल जाता है ऑप्शन नंबर 1। और अब देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैप। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डायरेक्टली टर्मिनोलॉजिकल कंफ्यूजन का ट्रैप बिछाया था। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में सिर्फ रिपीट्स वर्ड्स पढ़ते हैं और उसके दिमाग में टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स और फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स को आपस में मिक्स कर देता है। अगर आपने दोनों का बेसिक डिफरेंस और उसका ओरिजिन क्लियर नहीं रखा है तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इंसर्शनल के टाइम रिपीट जनरेट होते तो है ही, लेकिन सीएसआई नेट में ऐसी छोटी सी डिटेल आपकी नेगेटिव मार्किंग करवा सकती है। इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते वक्त कॉन्सेप्ट को डायग्राम के फॉर्म में दिमाग में छाप लो, ताकि ऐसी वर्डिंग ट्रैप्स आपको हिला ना सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। यह क्वेश्चन एवोल्यूशन से है, और सच कहूं तो ये उन क्वेश्चन में से है जहां सीएसआई नेट आपकी बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करते हैं। बात करें इसके क्वेश्चन ओरिजिन की, तो ये सवाल यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से आता है। स्पेसिफिकली एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाले टॉपिक से। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की किसी भी स्टैंडर्ड बुक रिडली में होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी पर एक पूरा सेक्शन होता है जहां प्लांट्स और एनिमल के क्लासिकल एग्जांपल्स दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं क्लासिकल एनसीईआरटी लेवल एग्जांपल्स पर बेस्ड है। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग और कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर एनालॉगस है और कौन सा और होमोलॉगस नहीं है। दिमाग में इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। होमोलॉगस यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम होता है क्योंकि कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, पर एडेप्टेशन के चक्कर में फंक्शन अलग अलग हो जाता है, जैसे एक ही टूल से अलग अलग काम लेना। एनालॉगस यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ओरिजिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है पर एक जैसे इन्वायरमेंट में रहने की वजह से फंक्शन सेम हो जाता है, जैसे दो अलग अलग टूल से एक ही काम कर लेना। ह्यूमन एक ऐसे पे हमें एक ऐसे पेड़ ढूंढना है जिसका बेसिक ओरिजिन अलग हो पर फंक्शन एक हो। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस पर। ऑप्शन 1, पोटैटो ट्यूबर एंड स्वीट पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, जबकि स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट। दोनों का एनाटॉमिकल ओरिजिन बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक ही है, स्टार्च स्टोर करना। ये क्लासिकल एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 2, ह्यूमन आर्म एंड वेल फ्लिपर्स। इंसान का हाथ और वेल के फ्लिपर्स दोनों मेमल्स के फोर लिम्ब है। दोनों के अंदर सेम बोन्स होते हैं, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना होती है। ओरिजिन सेम है पर काम अलग अलग है, तो ये होमोलोगस है। ऑप्शन 3, द टोन ऑफ सिट्रस प्लांट एंड टेंड्रिल ऑफ कुरकुरबिट प्लांट। सिट्रस का कांटा और कुरकुरबिट की बेल दोनों ही प्लांट की एक्सिलरी बड से निकलते हैं। ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग अलग, प्रोटेक्टिव वर्सेस क्लाइंबिंग का, तो ये भी होमोलोगस है। ऑप्शन 4, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड फिन्स ऑफ फिशेस। डॉल्फिन यानी मैमल और फिश दोनों स्विमिंग के लिए इनका यूज करती है। डॉल्फिन का फ्लिपर मॉडिफाई फोर लिम्ब है, जबकि फिश का फिन अलग स्ट्रक्चर है, फंक्शन सेम, ओरिजिन अलग।
तो आइडियली ये भी एनालॉगस है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों एनालॉगस लग रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा सही है? एक्चुअली ये दोनों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर एनटीए ने एक गलती की थी और ये दोनों ऑप्शन सही होने होने के बावजूद इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे रख लिया था। जब यहाँ पर क्वेश्चन उठाए गए तब उन्होंने इस दोनों ही आंसर्स को टिक करने वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। लेक ओपेरॉन एक ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने बिना सीएसआई नेट देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम सेंटर चले जाना। तो क्लासिक तो चाहिए इस क्लासिक और हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन को अपने उसी सिग्नेचर फ्लो में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस से लिया गया है, स्पेसिफिकली कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स वाले सेक्शन से। जैकब और मोनार्ड के इस क्लासिकल लेक ओपेरॉन मॉडल का जिक्र आपको प्रेस्कोट्स माइक्रोबायोलॉजी या वॉटसन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे कि किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से पहले कुछ पन्नों पर मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट है। लेक रिप्रेसर आखिर बाइंड कहाँ करता है, किस लेवल पर अपना काम करता है? यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। लेक ऑपेरॉन बैक्टीरिया को ये बताता है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कब बनाने हैं और कब नहीं। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और लैक्टोज नहीं होता तब प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेसर एक फिजिकल रोड ब्लॉक या स्प्रीड ब्रेकर की तरह काम करता है। ये रिप्रेसर सीधा जाकर डीएनए पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर बैठ जाता है जिसे हम ऑपरेटर ओ से डिकोड रीजन कहते हैं। जब ये डीएनए पर बैठ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और ट्रांसक्रिप्शन वहीं रुक जाता है। यानी पूरा का पूरा रेगुलेशन डीएनए के लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले ही हो जाता है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस पर। ऑप्शन 1, एमआरएनए ऑन द सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर रीजन। अगर एमआरएनए बन ही गया तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो ऑलरेडी हो चुकी है। लेक रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन को शुरू होने से रोकता है, इसलिए एमआरएनए पर बाइंड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2, डीएनए इन लेक ऑपेरॉन इन दी ऑपरेटर रीजन। जैसा हमने कोर कॉन्सेप्ट में समझा, रिप्रेसर एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक करने के लिए सीधा डीएनए के ऑपरेटर रीजन पर बाइंड करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3, बोथ डीएनए एंड आरएनए। लेक रिप्रेसर एक्सक्लूसिवली डीएनए बाइंडिंग मोटिव यूज करता है तो आरएनए के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 4, राइबोसोम ड्यूरिंग एमआरएनए ट्रांसलेशन। राइबोसोम पर बाइंड करके ट्रांसलेशन रोकने का काम कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स या राइबोस्विच का हो सकता है, पर लैक ऑफ रिप्रेसर का नहीं। ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर काम करता है, ट्रांसलेशन लेवल पर नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इस क्लियर और डायरेक्ट एनालिसिस के बाद हमारा सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर 2। और अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी, द एग्जामिनर ट्रैप। इस सवाल में एग्जामिनर ने लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन पर एक बहुत ही बेसिक बट इफेक्टिव ट्रैप सेट किया है। आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आरएनए इंटरफेरेंस, माइक्रो आरएनए और राइबोस्विचेस इतने ज़्यादा ट्रेंड में है कि स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर में क्लासिकल ऑपरेंट मॉडल को भी उसी से मिक्स कर देते हैं। एग्जामिनर जानता है कि ऑप्शन 1 एमआरएनए और ऑप्शन 4 राइबोसोम्स देखकर उनका दिमाग घूम सकता है। एक ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए ऐसी सिली कॉन्सेप्शुअल मिस्टेक अफोर्ड नहीं की जा सकती। हमेशा क्लियर रखो, ऑपरेंट मॉडल्स में प्रेसर और एक्टिवेटर हमेशा डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग रहोगे तो एग्जामिनर का भी ट्रैप आपको हिला नहीं पाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था इसमें, इनमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों ही सही ऑप्शन है, ये याद रखिएगा। और दोनों को ही 2025 के दिसंबर एग्जाम में मार्क्स मिला था। तो फ्यूचर जेआरएफ साइंटिस्ट, इसके साथ हमारा पार्ट 4 यहाँ पर
ब्रिलियंटली कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने क्रिस्पर के ओरिजिन से लेकर एडेप्टिव रेडिएशन और ऑपेरेंट मॉडल तक के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को तोड़कर डिकोड किया। देखो, एग्जाम क्रैक करना सिर्फ नए टॉपिक्स पढ़ने से नहीं होता, बल्कि उन टॉपिक्स के ऑप्शन को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की आदत डालने से होता है। अगर आपको इस सीरीज से वैल्यू मिल रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। अगला पार्ट किस यूनिट पर फोकस करें और ये मुझे कमेंट्स में बताओ। कीप रिवाइजिंग, कीप फाइटिंग एंड लेट्स क्रैक दैट जेआरएफ। मिलते हैं आपसे पार्ट 5 में।